A very good afternoon to all of the students. Today we are going to take a session on fluid mechanics, and we are going to solve some very important questions of the fluid mechanics, and hopefully this question series will make you crack certain concepts in the fluid mechanics that will be very helpful for the students who want to learn the actual concepts of the fluid mechanics. तो टोटल आज हम यहाँ पे 20 to 30 क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके बाद फिर हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे. आफ्टर सीइंग द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़. ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन द फ्लूइड मैकेनिक्स. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दैट सेज पास्कल सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ. पास्कल सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ. तो हमारे से ये पूछ रहा है कि पास्कल सेकेंड किसका यूनिट है. अब प्रेशर का मुझे पता है कि प्रेशर के जो यूनिट्स होते हैं दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो इसका मतलब ये यूनिट इसका नहीं है. आफ्टर दैट इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी. ठीक है, तो अगर हम जंप करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी पे, तो डायनेमिक विस्कोसिटी की अगर मैं यूनिट्स देखूँ तो वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ठीक है ना, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बेसिकली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पास्कल. इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज पास्कल. और अगर मैं यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखूँ और फिर अपने साथ इसका सेकेंड रहेगा, तो जो ये यूनिट बनेगा दैट विल बी द यूनिट ऑफ व्हाट, डायनामिक विस्कोसिटी. डायनामिक विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इन तीनों का जो यूनिट है वो सेम है. और वो कौन सा यूनिट है, दैट इज़ योर डायनामिक विस्कोसिटी. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल फ्लूइड इज़. तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है. तो हम सबको पता है कि जो आइडियल फ्लूइड होता है बेसिकली वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो. ठीक है ना, एक तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्लस क्या होता है वो फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल. तो अगर मैं इसमें से को ऑप्शन ढूंढूँ जिसमें फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल है, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी. काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हमसे क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है. तो सबसे पहले काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसकी इक्वल होती है. तो जो म्यू होता है वो होता है म्यू अपॉन रो. वो जो यही होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी. तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन एसआई में. और अगर मैं सीजीएस में देखूँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये इसका यूनिट होगा किसमें, सीजीएस में. तो जहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा दैट विल बी राइट आंसर. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज 0.5 पॉइस. डायनेमिक विस्कोसिटी हमें कितना बोल रहा है, ये 0.5. स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, ये भी बोल रहा है 0.5. देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी. अब आपको न्यू निकालना है. तो मैंने पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो न्यू होता है वो होता है म्यू अपॉन रो. ठीक है ना, म्यू अपॉन रो होता है. अब लेकिन अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये CGS में गिवन है हमारे पास. ठीक है, तो 0.5 पॉइस, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.5. ठीक है, तो जो यहाँ पे जो इसका ये आंसर बन जाएगा दैट विल बी म्यू हमारे पास कितना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज 0.5 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी 0.5. तो ये कट के ये 1 आ जाएगा. ठीक है, लेकिन 1 क्या, 1 स्टोक्स. ठीक है ना, तो ये यूनिट्स का आपको खास ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास विस्कोसिटी अगर 0.5 पॉइस ना होके, सॉरी, अगर विस्कोसिटी मेरे पास 0.5 पॉइस ना होके यहाँ पे क्या होती, 0.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो तब जाके मुझे इसको डेंसिटी कंसिडर करनी थी, यानी रो की वैल्यू लेनी थी. और वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन थी, तो डेंसिटी हमारे पास आ जाती 0.5 इंटू 1000 दैट्स इज 500. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द विस्कोसिटी ऑफ गैस. अब विस्कोसिटी ऑफ गैसेस के बारे में क्या बोल रहा है, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर
is independent of temperature and of pressure for very high pressure intensities. तो देखिए अगर हमारे पास अगर आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करोगे, अगर ये मेरे पास कोई भी एक वेसल है, इसमें ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास इसमें बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर यहाँ से बाहर से इसमें एक्सर्ट हो जाता है टेम्परेचर इन द सेंस ऑफ हीट, अगर आप इसमें एक्सर्ट कर दोगे तो देखिए हीट एक्सर्ट करने से क्या मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कोलिजन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है, ये क्या करेंगे बेसिकली कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। अब जितना ज़्यादा इनमें कोलिजन होगा तो उससे क्या होगा कि बेसिकली इसमें रैंडमनेस आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे बेसिकली होगा क्या, उससे बेसिकली जो इनकी विस्कोसिटी होगी वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी, ठीक है। तो जो टेम्परेचर के साथ अगर मैं देखूँ, टेम्परेचर के अगर मैं साथ देखूँ इसका रिलेशन, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर के साथ देखूँ विस्कोसिटी का रिलेशन, तो टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी भी बढ़ती है, बट इन केस ऑफ गैसेस, सिर्फ गैसेस के केस में होता है ऐसे। फ्लूइड के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटती है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास क्या रिलेट करता है, हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, shear stress and rate of angular deformation, shear stress, viscosity and temperature, and option number D is viscosity and rate of angular deformation। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता होना चाहिए। तो जो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज योर टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये हमारे पास जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये क्या क्या रिलेट कर रहा है, एक तो विस्कोसिटी रिलेट कर रहा है और द नेक्स्ट इज डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। ये बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है हमारे पास, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको आप एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो द ऑप्शन नंबर डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िए। द राइज ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट गामा इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय। तो कैपिलरी राइज की बात कर रहा है, तो अगर हम एच सी देखें, कैपिलरी राइज बाय सिंपल फार्मूला 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो इंटू जी इंटू डी, ठीक है। तो 4 सिग्मा, ठीक है, डिवाइड बाय रो इंटू जी होता है, हमारे पास हो जाएगा, और ये डी को हम लोग ट्वाइस ऑफ आर लिख सकते हैं। तो अगर मैं 2 इसके साथ काट दूँ तो 2 सिग्मा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे गामा इंटू आर, गामा इंटू आर। तो ये जो होगा इसका, ये होगा मोस्ट प्रोबेबल आंसर। तो दैट विल द ऑप्शन नंबर सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.075 न्यूटन मीटर इन अ ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है, हमें प्रेशर निकालना है। तो अगर आपको पता हो वाटर ड्रॉपलेट में जो हमारे पास प्रेशर होता है डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। तो ऑप्शन पुट करते हैं। 4 सरफेस टेंशन कितना है यहाँ पे 0.075 न्यूटन पर मीटर, 0.075 न्यूटन पर मीटर, और वहाँ से 0.075 mm है, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 3000, 0.075 0.075 कट। तो यहाँ पे जो आपके पास बचा वो आएगा 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मुझे इसका आंसर लेकिन हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो 4000 डिवाइड बाय न्यूटन डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना होगा 100 स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा 4000 डिवाइड बाय 10 की पावर 4, तो 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट विल बी योर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो 0.4 जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर,
सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो गलत हो जाएगा। इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दिस, ये भी गलत हो जाएगा। सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है? सरफेस टेंशन कुछ नहीं होती, इट इज़ बिकॉज इट इज़ सिंपली क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द वाटर टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ फ्लूइड होती है जिसमें वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो जो ही ये टेम्परेचर घटेगा तो उससे ये सरफेस टेंशन बेसिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आंसर नंबर ये सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए मैं आपको इतना कंसाइज बता रहा हूँ, मैं आई एम ट्राइंग टू बी वेरी कंसाइज ऑन वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चंस। जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। तो मैं बेसिकली ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बेसिक्स पता है, तो जिस बच्चे को भी बेसिक्स क्लियर है ही कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर आई एम सॉल्विंग हेयर एंड वट एवर आई एम टेलिंग यू हेयर इट्स एनफ फॉर यू। अब इसमें इतना ज़्यादा हमें फोकस करने की, इसको ज़्यादा इलोंगेट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 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 पे ज़रूरत होगी आई विल एक्सप्लेन यू विदाउट एनी, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम आई विल एक्सप्लेन दैट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलो पास्कल इज इक्वलेंट टू, अब किलो का मतलब ही होता है 1000, किलो का मतलब ही होगा क्या 1000, और पास्कल क्या होता है, पास्कल मैंने अभी आपको बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो पास्कल इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, इफ ए लिक्विड हैज़ ग्रेटर कोहिजन देन एडिशन, कोहिजन, कोहिजन और एडिशन, देखिए जो कोहिजन होता है ये सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में होगा, सिमिलर, और जो एडिशन होगा ये डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होगा। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोहिजन सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में, एडिशन डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में। विद द सॉलिड इफ़ ए लिक्विड हैज़ ग्रेटर कोहिजन, अच्छा अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोहिजन ज़्यादा हुआ, अगर कोहिजन ज़्यादा हुआ तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, देन एडिशन, कोहिजन अगर ज़्यादा हुआ एडिशन से, देन द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब क्या करेगा वो, ठीक है ना। तो राइज, देखिए एक होता है राइज, ये यहाँ से राइज हो जाता है, एक होता है बेसिकली फॉल। ठीक है, इसमें जो ये एंगल होता है राइज का, जो एंगल यहाँ पे ये राइज का होगा, ये यहाँ से यहाँ तक बनता है, और इसका यहाँ ये बन जाता है इसका ये एंगल। ठीक है, तो अब ये हमें ध्यान में रखना है, ये वाला एक एंगल होगा इसमें और ये वाला दूसरा एंगल, ये लेस देन 90 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 90। अब जहाँ पे भी कोहिजन, ग्रेटर कोहिजन होगा तो वहाँ पे बेसिकली होगा क्या, वहाँ पे बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बेसिकली क्या था क्या यहाँ पे कि जो भी लिक्विड है अगर उसका ग्रेटर कोहिजन हुआ है एडिशन से, तो बेसिकली होता क्या है वहाँ पे डिप्रेशन होगा, क्योंकि कोहिजन के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स उसको ऊपर मूव ऑन करने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो जब भी डिप्रेशन होगा तो वो ऐसा होगा, और जब भी राइज होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कंक्लूड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। कैपिलरी टेंशन इज बिकॉज ऑफ द कोहिजन ओनली, ठीक है। सरफेस टेंशन, सॉरी ये ठीक है। कैपिलरी इज बिकॉज ऑफ एडिशन, ये गलत है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू बोथ ऑफ, ये भी गलत है। कैपिलरी इज बिकॉज ऑफ बोथ कोहिजन एंड एडिशन, ये बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 1 and 4 आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, pressure of 200 kilopascal is equivalent to a head of x meters of carbon tetrachloride of relative density this 1.59, where x will be equal to, x is equal to, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या निकालना है इसमें, हेड ही निकालना है। तो अगर मेरे पास
हेड में प्रेशर देखूँ तो डेल्टा पी किसके इक्वल होता है, रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, अब प्रेशर मुझे पता है 200 किलो पास्कल इंटू 10⁻³ इक्वल टू रो डेंसिटी टेट्राक्लोराइड की, लेकिन रिलेटिव ग्रेविटी गिवन, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये इसकी डेंसिटी आ गई इंटू 10, जी मैंने 10 ले लिया यहाँ पे, इंटू एच, यही एच आपको कैलकुलेट करना है। तो जब मैं ये सारी चीज़ें सॉल्व करूँगा, ये और ये तो गया, ठीक है, तो यानी 200 डिवाइड बाई 15.9 इक्वल टू एच। इसको आप लिख सकते हो 200 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू एच। ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा मेरे हिसाब से 12.82, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। फॉर ए वर्टिकल सेमीसर्कुलर प्लेट सबमर्ज्ड इन ए होमोजेनियस लिक्विड विद डायमीटर d एट द फ्री सरफेस द सेंटर ऑफ प्रेशर। ये चीज़ें तो आपको याद ही होनी चाहिए। एच स्टार कितना लाई करेगा यहाँ पे, एच स्टार होता है यहाँ पे, लेकिन ये वाटर सरफेस के अंदर होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर इसमें होना चाहिए 3πd डिवाइड बाई 32। ठीक है, कुछ सर्टन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे बुक पे तो इसका यही आंसर होगा, या बुक पे अगर आप सर्च करोगे सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ सेमी सर्कल तो वो कितना होता है 3πd/32। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट। ठीक है, when fluid is frictionless and incompressible, when one fluid is friction, when there is no relative motion। ये आ जाएगा एज पर पास्कल्स लॉ, एज पर पास्कल्स लॉ। ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। एन ओपन टैंक कंटेन्स 1 मीटर डीप वाटर विद 15 सेंटीमीटर। हमारे पास ये ओपन टैंक पड़ा हुआ है, 1 मीटर ये डीप है, 1 मीटर ये डीप है, 50 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर मान के चलता हूँ मैं, इसमें ऑयल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो यानी डेंसिटी हमारे पास आ गई इसकी 800। नीचे वाटर है तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी 1000। तो हमने क्या निकालना है, द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द बॉटम, हमें यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है। तो अगर मैं इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना दूँ, अगर हम इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना दें, ठीक है, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो टोटल लीनियरली प्रेशर होगा। तो सबसे पहले मैं प्रेशर इंटेंसिटी निकालूंगा बिकॉज ऑफ वाटर। तो डेल्टा पी जो होगा मेरे पास रो जी एच होगा, यानी 1000 इंटू 10 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू टू 1 मीटर डीप वाटर, ठीक है, इंटू 1। तो ये आ जाएगा 10,000 किलो न्यूटन, सॉरी 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन नहीं है, 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये ध्यान में रखना है आपने, ये 0.5 मीटर है और ये इसकी यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है, टोटल 1 मीटर नहीं है, टोटल 1.5 मीटर है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ तक मेरे पास आ गया, यानी 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से ही लाइन, अब मुझे ये वाला भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए फिर से डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच, सॉरी ये इसका आ जाएगा 800 है ना, ये तो मैंने वाटर का कैलकुलेट किया। चलो अब मैं ऊपर वाला कैलकुलेट करता हूँ, या पहले इसका ही ऑयल का ही कैलकुलेट करता हूँ, सॉरी पहले ऑयल का ही कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट, ये डायग्राम उल्टी हो गई, एक मिनट। अब मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊँगा, कुछ ऐसे होगी। ठीक है भाई, ये ऐसे होगा। तो पहले ऑयल का ही डेल्टा पी इक्वल टू रो है 800 इंटू 10 जी इंटू एच 0.5 यानी 1/2। तो 2 1 2 5 10 5 8 40, तो यानी 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप, यानी ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई, इसकी कितनी आ गई, इसकी आ गई मेरे पास
4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नीचे वाला ये वाला कैलकुलेट करता हूँ मैं, ये भी 4000 आ गया। अब नीचे वाला कैलकुलेट करते हैं। नीचे वाला जब हम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा पी इक्वल टू 1000 इंटू 10 इंटू H1। जब ये पूरा सॉल्व करूँगा तो ये में कितना आ जाएगा, ये आएगा 10,000 1 2 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल प्रेशर इंटेंसिटी कितना जाएगी, 4000 प्लस 10 तो वो आ गया 14,000। टोटल मेरे पास 4000 प्लस 10,000 होते हैं 14,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको किलो लिख सकता हूँ मैं, तो 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, तो अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है तो सेंटर ऑफ प्रेशर इसके नीचे ही होगा हमेशा, तो ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा, a vertical triangle with vertex download and altitude at h has its base lying on the free surface of the liquid. The center of the pressure below the free surface is at a distance of। ठीक है, हमारे पास एक वर्टिकल ट्राइंगल है। ठीक है, एक वर्टिकल ट्राइंगल है मेरे पास, कुछ ऐसे होगा ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, h बार। ठीक है, और h बार यहाँ से यहाँ तक, ये बेसिकली होता कितना है, ये होगा टोटल h डिवाइड बाई 3 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो h स्टार जो होगा, h स्टार क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर। h स्टार जो होगा वो होगा IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई AH बार प्लस H बार। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, IG ये डिलीट करने दीजिए पहले। IG ट्राइंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BH³ डिवाइड बाई 36 साइन स्क्वायर थीटा 90 है तो 1 डिवाइड बाई AH बार इंटू हाफ ऑफ बेस कितना है B आएगा, और वो टोटल H इंटू H बार मैंने अभी बोला था इसके केस में कितना आएगा, H/3 प्लस H/3। तो B के साथ B गया और B के साथ B गया। ओके, ये H और ये स्क्वायर गया, 2 3 6 6 6 36। इसका मतलब ये यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास H डिवाइड बाई 6 प्लस H डिवाइड बाई 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3H प्लस 6 होता है 9H डिवाइड बाई 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा H/2। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। टोटल प्रेशर, सिंपल फार्मूला F डॉट होता है हमारे पास ρg/H बार इंटू E। ठीक है, ऑन हॉरिजॉन्टल विथ हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो फिर इसी को इसने लिया हुआ ρg/H बार, बेसिकली प्रेशर लिया हुआ है, और ये एरिया P इंटू ए। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारे पास, दिस विल बी द लास्ट सीरीज ऑफ दिस लेक्चर एंड आफ्टर दैट आई विल कंक्लूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखते हैं। हमारे पास है वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन इज सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, तो ये सबमर्ज्ड इन वाटर है सच दैट इट इज टॉप एंड बॉटम सरफेस। यहाँ से ये 1.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये 6 मीटर है। तो अगर 6 में से 1.5 गया तो इसकी डेप्थ मेरे पास आ जाएगी 4.5 मीटर। ब्रेड्थ इसकी गिवन है। ओके, ब्रेड्थ अभी नहीं गिवन है रिस्पेक्टिवली। पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर, तो हमें भी इसमें H स्टार निकालना। तो मैंने बताया था H स्टार किसके इक्वल होता है, IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई AH बार प्लस H बार। सिंपल IG इसका कितना होगा, BD³/12। B हमें B इंटू D³ डिवाइड बाई 12 इंटू B इंटू D
और एच बार इसका कितना होगा, एच बार होगा 1.5, ये यहाँ से यहाँ तक जितना इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है, यानी 4.5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1.5, यही होगा, यही होना भी चाहिए। तो 4.5 डिवाइड बाई 2 प्लस करोगे आप 1.5, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा 3.75, 3.75 प्लस 3.75, तो बी भी गच जाएगा यहाँ पे, ओके सॉरी बी भी यहाँ से कट हो जाएगा, डी और ये, तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना होगा ये होगा डी स्क्वायर डिवाइड बाय 12 इंटू 3.75 प्लस 3.75, डी आपको पता ही है, डी कितना है 4.5, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी, आई थिंक जो हमारा आंसर आएगा फाइनल दैट विल बी 4.2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स एंड कंटिन्यू योर प्रैक्टिस।